मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने व्यंजन संधि का वीडियो दिया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, ऊपर में नोटिफिकेशन आ रहा है, आप उसको टच करके देख सकते हैं। आज संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखेंगे, विस्तार से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विसर्ग शब्द के अर्थ को हम लोग समझेंगे। विसर्ग हिंदी भाषा में जो कुल 51 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर और शेष 40 वर्ण व्यंजन वर्ण है, उन्हीं 40 व्यंजन वर्णों में विसर्ग को भी व्यंजन वर्ण के ही अंतर्गत रखा जाता है। विसर्ग ये दो बिंदी आप देख रहे हैं, यही विसर्ग का चिन्ह है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, त के बाद विसर्ग आ गया तो इसका उच्चारण ह, अतः इसका उच्चारण होगा। उसी तरह से दुख, दू के बाद विसर्ग गया, ह का उच्चारण होगा दुख। इस विसर्ग को हिंदी की वर्णमाला में आयोगवाह नाम दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण ऐसे हैं जो आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। आयोगवाह का मतलब होता है कि यह जो विसर्ग वर्ण है, यह न तो पूरी तरह स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है, न तो पूरी तरह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको आयोगवाह कहते हैं। और एक और खास विशेषता है इस विसर्ग की, कि जब भी आता है तो स्वर वर्ण के बाद आता है। जैसे आप देख सकते हैं, अतः विसर्ग के पहले त है, त के बाद में अंतिम वर्ण अ है जो स्वर है। उसी तरह से दुख, दु, द में उ है, उ के बाद में विसर्ग है, उ भी एक स्वर वर्ण है। तो विसर्ग की यह बहुत बड़ी पहचान है कि वह जब भी प्रयोग होगा तो स्वर वर्ण के बाद ही प्रयोग होगा। तो यह विसर्ग का एक छोटा सा परिचय था। उसी विसर्ग के साथ जब स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल होता है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो उच्चारण में परिवर्तन आता है, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा में हम लोग देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, मन जोर हर, मनोहर। यहां देखिए, प्लस के पहले विसर्ग है और इस विसर्ग के साथ हर में ह हलंत जोड़ अ है, यानी ह हलंत यानी व्यंजन। व्यंजन वर्ण की संधि विसर्ग के साथ हो रही है, जिससे मनोहर शब्द बन रहा है। मन हर संधि हुई मनोहर, यानी ध्वनि में विकार उत्पन्न हो गया। यहाँ मन था, यहाँ मनो हो गया, इसी विकार को कहेंगे विसर्ग संधि। इसी तरह दूसरे उदाहरण को देख सकते हैं, क के बाद विसर्ग प्लस और पी, प्लस के बाद अ है जो स्वर वर्ण है, प्लस के पहले विसर्ग है। विसर्ग और स्वर वर्ण के बीच में यहाँ संधि हो रही है, तो इससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है उच्चारण में, ध्वनि में, वह है कोअपी। क जोड़ अपी, कोअपी। ये जो है आधा अ है, आधा अ की मात्रा, ये अंग्रेजी के इस आकार का जो है, ये आधा अ इसको पढ़ते हैं, कोअपी। तो यहाँ पर स्वर और विसर्ग के बीच संधि हुई, कोअपी। यहाँ व्यंजन और विसर्ग के बीच संधि हुई, मनोहर हुआ। तो यहाँ परिभाषा आप देख सकते हैं कि स्वर और व्यंजन के मेल से
जैसा कि आप यहाँ देखिए व्यंजन का मेल हो रहा है, यहाँ स्वर का मेल हो रहा है विसर्ग के साथ। विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी यही विसर्ग इसी में परिवर्तन हो जाता है, इसी विसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है। विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी कुछ नियम है, जैसा कि आप स्वर संधि और व्यंजन संधि में भी बहुत सारे नियम को देखें, उसी तरह विसर्ग संधि के भी कुछ नियम है। पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले और स्वर रहे और बाद में किसी वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे या रहे, इनमें से कोई भी वर्ण रहे तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, विसर्ग का रूप बदल करके ऊ हो जाता है। और यह ऊ जो विसर्ग ऊ में बदलेगा, वह ऊ अपने पूर्ववर्ती अ से, विसर्ग के पहले जो अ स्वर वर्ण है उस अ से मिलकर ओ हो जाता है। आप उदाहरण देख सकते हैं, मना जोर रथ, यहाँ देखिए प्लस के पहले विसर्ग, प्लस के बाद में र हलन यानी व्यंजन वर्ण है, विसर्ग और व्यंजन वर्ण र के बीच में संधि हो रही है। अब नियम, इस नियम के अनुसार यह कहता है कि अगर विसर्ग के पहले अ रहे तो मन, न के बाद अ है, तो यहाँ पर अ है विसर्ग के पहले, तो यह जो है विसर्ग इस हालत में नियम कहता है कि अगर तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे या यर लव ह रहे, विसर्ग के बाद र है, विसर्ग के बाद व है, विसर्ग के बाद र है, यानी विसर्ग के बाद यर लव ह में से कोई रहे, यहाँ विसर्ग के बाद में दा है, त थ द, वर्ग का तीसरा वर्ण है। कहता है किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, तो यहाँ विसर्ग के बाद में दा, ये त वर्ग का तृतीय वर्ण है। फिर विसर्ग के बाद में ध, त थ द, यानी त वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। फिर यहाँ विसर्ग के बाद में ह, य र ल व ह, तो उस परिस्थिति में कहता है कि विसर्ग का ऊ हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब संधि होगी तो इस र व र दा ध ही, इसके बीच विसर्ग की जब संधि होगी तो यह विसर्ग ऊ में बदल जाएगा। और यह जो विसर्ग ऊ में बदलेगा वह ऊ अपने पहले वाले अ के साथ मिलकर, अब इस विसर्ग के पहले अ है, न के बाद अ, र के बाद अ, न के बाद अ, स के बाद अ, स के बाद अ, र के बाद अ, यानी सभी विसर्ग के पहले अ स्वर वर्ण छिपा हुआ है। तो कहता है कि यहाँ जो ऊ बना, ये विसर्ग प्लस के बाद वाले वर्ण के साथ मिलकर के ऊ बना, तो वह ऊ अब विसर्ग के पहले वाले अ से मिलकर ओ हो जाता है। यहाँ दो तरह का नियम फॉलो हो रहा है, ऊ और ओ, दो प्रकार की संधि यहाँ पर हो रही है। विसर्ग अपने बाद वाले वर्ण से मिलकर के विसर्ग का रूप बदल के ओ हो रहा है और ऊ हो रहा है, और वह ऊ विसर्ग अपने पहले वाले अ से मिलकर के ओ हो जा रहा है, इसीलिए मनोरथ ओ आ गया, यहाँ सरोवर ओ आ गया, मनोरम ओ आ गया, यशोदा ओ आ गया, यशोधरा ओ आ गया, पुरोहित ओ आ गया। अब हम लोग दूसरे नियम को देखेंगे। दूसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च हलंत या छ हलंत हो, आधा च आधा छ, जब किसी वर्ण में हलंत लगता है तो वह आधा हो जाता है, यानी उसके छिपे हुए स्वर की मात्रा को जब हटा देते हैं तो वह व्यंजन आधा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद च हलंत या छ हलंत हो तो विसर्ग का तलाव स हलंत हो जाता है। ट या ठ हलंत हो, अगर ट ठ हलंत हो
तो मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। जैसे नि जोड़ छ, यहाँ विसर्ग के बाद छ है, नि जोड़ चय, नि जोड़ छल, यहाँ नि विसर्ग के बाद में छ है, नि जोड़ चय, यहाँ विसर्ग के बाद च है। धनु जोड़ ट, विसर्ग के बाद में ट है, नि जोड़ फूल, यहाँ पर विसर्ग के बाद ठ है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ कहता है कि विसर्ग के बाद च या छ हो, यहाँ विसर्ग के बाद छ है और च है, तो कहता है कि विसर्ग का स हो जाएगा। यहाँ देखिए स हलन, ये निश्चल, ये विसर्ग जो है तलावे स हलंत में बदल गया। निश्चय, यह विसर्ग ही तलावे स हलंत यानी आधा तलावे स में बदल गया। और यहाँ पर ट है, विसर्ग के बाद ट है, तो इस नियम के अनुसार यह विसर्ग आधा मूर्धन्य स में बदल जाता है, इसलिए यहाँ आधा मूर्धन्य स हुआ। धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार। उसी तरह यहाँ ठ है तो निह जोड़ फूल, निष्ठूल, यहाँ पर विसर्ग आधा मूर्धन्य स में बदल गया। ये दो नियम हम लोग देखें। अब इसके बाद अगला नियम हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो, सकार, सकार के मतलब तलाबे स हो, दंत स हो, सकार मतलब स वर्ण, सकार हो, तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। मतलब विसर्ग अगर तलाबे स है तो तलाबे स में बदल जाएगा, दंत स है तो दंत स में बदल जाएगा। जैसे दु जोड़ शासन, यहाँ प्लस के बाद में तलाबे स है, विसर्ग की संधि तलाबे स के साथ हो रही है, इसलिए यह विसर्ग तलाबे स में ही बदल गया, यानी यहाँ पर आधा तलाबे स, स हलन, दु जोड़ शासन, दुःशासन। उसी तरह निह जोड़ शब्द, प्लस के बाद में भी तलाबे स है, इसलिए यहाँ तलाबे स ही आएगा। निह जोड़ शब्द, निशब्द। फिर यहाँ पर विसर्ग के बाद दंत स है, निह जोड़ संदेह, तो अब यह विसर्ग जो है दंत स में बदलेगा। यहाँ तलाबे स था इसलिए विसर्ग तलाबे स में बदला, अब यहाँ दंत स है इसलिए विसर्ग बदलकर दंत स, आधा दंत स हो जाएगा। निह जोड़ संदेह, निस्संदेह, निह जोड़ सार, निस्सार। इसी को कहा गया कि यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो, यहाँ सकार है, तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। नेक्स्ट चौथा नियम, यदि विसर्ग के बाद र हलंत है, र हलंत है, तो विसर्ग का पहला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के पहले जो भी स्वर होगा, ह्रस्व होगा, वह दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी जोड़ रो, नीरो। ध्यान देंगे यहाँ न में ह्रस्व ई है, जबकि यहाँ पर न दीर्घ ई के साथ जुड़ गया है। यह ह्रस्व ई यहाँ पर दीर्घ ई बदल गया है। क्यों? क्योंकि ये नियम कहता है कि विसर्ग के पहले अगर कोई स्वर है और प्लस के बाद में अगर र हलंत है, यानी विसर्ग की संधि र के साथ हो रही है, तो उस स्थिति में विसर्ग के पहले वाला जो ह्रस्व स्वर होगा वह संधि होने पर दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। यही कारण है कि ह्रस्व नी दीर्घ नी में बदल गया। निह जोड़ रो, नीरो, निह जोड़ रो, नीरो, निह जोड़ रस, नीरस। ये चौथे नियम के अनुसार नीरो, नीरो, नीरस हुआ। पांचवा नियम है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा नियम, यदि विसर्ग के पहले आ या ओ या आ, यदि विसर्ग के पहले ओ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, कोई स्वर ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, जैसे आप देखिए यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व ऊ है, और आ नहीं है इसमें,
यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर है तथा बाद में कोई स्वर, और बाद में जो हो वह कोई स्वर हो सकता है, जैसे यहाँ ऊ है, स्वर है, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, जैसे जल, च छ ज तीसरा है, च छ ज झ चौथा है, क ख ग तीसरा है। बाद में स्वर हो या तीसरा चौथा कोई वर्ण हो, पांचवा वर्ण भी हो सकता है, या य र ल व ह में से भी कोई हो सकता है। तो विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाता है, आधा र हो जाता है। जैसे नि जोर उपाय, यहाँ पर निरूपाय, यहाँ पर र की संधि हो गई। ये विसर्ग जो है यह आधा र में बदल गया। उसी तरह नि जोर जल, निर्जल, ये विसर्ग र हलंत बन के ज के ऊपर चला गया। फिर निह जोर झर, ये विसर्ग झ के ऊपर र हलंत का रूप ले लिया। दूह जोर गंध, ये विसर्ग दूह का ग के ऊपर रेप बन करके आधा र का रूप ले लिया। ये पांचवें नियम के अनुसार ये विसर्ग संधि हुई। अब इसके बाद आगे का नियम हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि का छठा नियम। ये नियम और उदाहरण जो कुछ भी बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। छठा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे और रहे, विसर्ग है, विसर्ग के पहले म है, म के बाद अ आ रहा है, और प्लस के बाद भी अ है, यहाँ भी विसर्ग के पहले स के बाद अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ रहे तो विसर्ग अपने पहले वाले अ से मिलकर ओ हो जाता है। तो ये विसर्ग जो है म के बाद वाला जो अ है, यानी विसर्ग अपने पहले वाले अ से मिलकर के ओ हो जाता है। जैसा कि यहाँ प्रथमो ओ आ गया, इसमें सो ओ आ गया, को ओ आ गया, सो ओ आ गया, या वही वह है, विसर्ग अपने पहले वाले अ से मिलकर के ओ हो जाता है। तथा बाद वाला अ और प्लस के बाद वाला जो भी अ है उसके बारे में कहता है, तथा बाद वाला अ अर्ध अ बन जाता है। अंग्रेजी के इस आकार का जो चिन्ह देख रहे हैं ये हिंदी का आधा अ है। तो बाद वाला जो अ है, यह अ आधा अ बन जाता है, यानी इस आकृति में आ गया है। यही आकृति यहाँ पर आप देख रहे हैं, अ आधा अ की आकृति। इसीलिए हो गया प्रथम जोड़ अध्याय, प्रथमो अध्याय। यहाँ पर आधा अ का उच्चारण होगा, प्रथमो अध्याय। सह जो रवदत सो अवदत, कह जो रयम को अयम, सह जो रपि सो अपि। सातवां नियम, विसर्ग के बाद यदि क ख प फ रहे, विसर्ग के बाद यदि क ख प फ रहे तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है, किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न यहाँ पर नहीं होता है। जैसे प्रातः जोर काल, प्रातः काल, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतः जोर पूरम, अंतः पूरम, पय जोर पान, पय पान। आठवां नियम, ये अंतिम नियम है, विसर्ग के पहले ई या ऊ रहे। विसर्ग के पहले नी, ई है, नी ई है, चतु ऊ है, दू ऊ है, आवी ई है। विसर्ग के पहले ई या ऊ रहे और बाद में क ख प फ रहे, बाद में क ख प फ रहे, तो विसर्ग का मूर्धन्य स हलंत आधा मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे निह जोर कपट, निष्कपट, यही विसर्ग आधा मूर्धन्य स बदल गया। निह जोर फल, निष्फल, विसर्ग आधा मूर्धन्य स में बदल गया। चतुः जोर कोण,
चतुष्कोण, दुह जोड़ कृत दुष्कृत, आवि जोड़ कृत आविष्कृत। ये मूर्धन्य सा हलन की संधि हो गई है। अब ये संधि चैप्टर आज विसर्ग संधि अंतिम था। इसके पहले वाले में वीडियो में आप देखें स्वर संधि, व्यंजन संधि और आज विसर्ग संधि, और पूरे कॉन्सेप्ट को आपने बड़े सरल ढंग से संधि के कॉन्सेप्ट को पढ़ा समझा। मुझे उम्मीद है कि ये संधि आपको भली भांति समझ में आई होगी और इस नियम को आप बार बार देखिए, इसका नोट्स बना लीजिए। ये बहुत सरल ढंग से बताया समझाया गया है। ये जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यह कंपटीशन की परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब हम कल आपको तीनों संधि पर आधारित स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों पर आधारित महत्वपूर्ण संधि विच्छेद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास कराएंगे। और वह जो प्रश्न होगा वह विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न होगा, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। वह मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, ग्रेजुएशन का हो सकता है, बीपीएससी का हो सकता है, रेलवे का हो सकता है, बैंक का हो सकता है, यूपीएससी का हो सकता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित हो सकता है। उनसे संबंधित जो भी पूछे गए प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं का हम कलेक्शन कल आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। उसको आप जरूर पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसको ध्यान देंगे। आपकी परीक्षा के लिए बहुत मददगार साबित होगा। फिर एक बात और आपसे हम कहना चाहेंगे कि आपसे हम अपनी बात शेयर करना चाहेंगे, आपका भी विचार लेना चाहेंगे। फिर आगे और भी हम हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ वीडियो आपको हम देंगे। जब तक लॉकडाउन टूटता नहीं है तब तक हम कोशिश करेंगे कि मेरा भी मन लगता रहे, घर पर वीडियो बनाते रहें और आपको भी घर पर बैठे बैठे ये कोर्स मिलता रहे, आपकी भी पढ़ाई जारी रहे, आपका पढ़ने का अभ्यास का सिलसिला नहीं टूटे। इसलिए हम वीडियो लगातार जब तक लॉकडाउन नहीं टूटता है हम बनाते रहेंगे। और आपसे ये हम शेयर करना चाहते हैं, एक विचार आपसे राय लेना चाहते हैं कि अब इसके बाद में हिंदी का वीडियो, व्याकरण का वीडियो अभी हम रोक करके अब इंग्लिश ग्रामर का वीडियो कुछ बनाना चाह रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ग्रामर का कौन सा पार्ट आप पढ़ना चाहेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट आपका कौन सा पार्ट में है। प्रीपोजिशन पढ़ना चाहेंगे, मॉडल्स पढ़ना चाहेंगे, कॉमन एरर्स पढ़ना चाहेंगे, जो कुछ भी आप पढ़ना चाहेंगे, आप जिसमें इंटरेस्टेड होंगे आप अपना कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। हम उसी के हिसाब से हम आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।